ठीक। तो मैं वापस वो रिएक्शन लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं और टेम्परेचर भी आपको पता है 450 to 500 रखना है। ठीक। फेरस और मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर रख सकते हो, या तो फेरिक ऑक्साइड और उसके साथ 1% पोटेशियम ऑक्साइड, या तो एंड 3% एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों प्रोमोटर रख सकते हो। तो ये या तो ये दो में से एक रख सकते हो, तो आपको अमोनिया मिलेगा दैट इज 2NH3 और बहुत सारी एनर्जी, कैलोरीज 22,500 कैलोरीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर याद रखना है, कैटलिस्ट याद रखना है। ठीक। प्रेशर भी आपको पता है कितना था, 100 to 200 एटमॉस्फेयर। ठीक। सर 200 to 900 था। तो 200 to 900 क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम देखो घट रहा है, 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम हो रहा है। तो हर मॉलिक्यूल जब एक मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो आधा वॉल्यूम हो जाता है। सो इतना ज्यादा प्रेशर घटेगा तो कंटिन्यूअसली प्रेशर सप्लाई करना पड़ेगा। प्योरिटी हम लोगों ने देखी थी कि इसमें मतलब वाटर वेपर भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी जो हो सकती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कुछ प्रॉब्लम ये हो सकता है, इट मे स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कुछ इम्प्यूरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे कुछ रिएक्शन, ऐसे अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक। दैट इज रेट घट सकता है, या तो इट मे पॉइजन द कैटलिस्ट एंड कैट कंप्लीटली स्टॉप द रिएक्शन, या तो वो इनको हार्म पहुंचाएंगे, ये जो कैटलिस्ट है, या इस दो में से एक डालना है। तो इनसे क्या होगा, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन का बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, काम करना कम करेगी, बहुत कम। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एब्सोल्युटली प्योर होने चाहिए और ड्राई स्टेट में होने चाहिए, तो ये जरूरी है। उसके बाद समरी हम लोग देखेंगे वापस एक बार कि ऑप्टिमम यील्ड मतलब मैक्सिमम आपको अमोनिया गैस चाहिए तो क्या चाहिए, वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए और हाइड्रोजन का 1, सॉरी नाइट्रोजन का 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन का 3 होना चाहिए। एटमॉस्फेयर 200 to 900, सॉरी प्रेशर 200 to 900 होना चाहिए। कैटालिस्ट ये होने चाहिए, ये या टेम्परेचर इतना होना चाहिए मैक्सिमम अगर आपको यील्ड चाहिए तो। ठीक। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक। अब एक्चुअल में होता क्या है, कंप्रेसर 3 parts of pure and dry hydrogen gas by volume is mixed with 1 part of pure and dry nitrogen gas by volume। तो यहां पे आप सोचोगे ये कंप्रेसर है और दोनों साइड से हम लोग, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी अच्छा दिया है, एक साइड से एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का भेजेंगे, उसी वक्त 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का भेजेंगे, तो ये कंप्रेसर हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ गैस कंप्रेस, यहां पे 200 to 900 प्रेशर होगा। सेकंड, कैटलिस्ट चैम्बर, ये जो मिक्सचर है ये एक चैम्बर में जाएगा जो कैटलिस्ट चैम्बर कहलाएगा। ठीक। यहाँ पूरा कैटलिस्ट चैम्बर है, ऐसा सोचो। ठीक। और कैटलिस्ट चैम्बर है और यहां से आउटलेट है, मतलब कैटलिस्ट यहाँ पे तो रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो मैं ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ थोड़ी देर बिता रहा हूं। चलो, तो अलग अलग तरह के कैटलिस्ट होंगे यहाँ पे, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग ट्यूब में, या तो किसी भी तरह का अरेंजमेंट होगा, ऐसा बॉक्स टाइप रिएक्शन चेंबर्स होती है। तो यहाँ से एयर जा सकती है, इस साइड से जा सकती है, मतलब
हाइड्रोजन का मिक्सचर है वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और ये कैटालिस्ट है, दिस इज द कैटालिस्ट, और ये पूरी है वो कैटालिस्ट चेंबर है। ठीक, तो यहां से जो भी गैस आएगी वो यहाँ पे मैं कुछ अलग कलर से दिखा रहा हूं, चलो रेड कलर से दिखा रहा हूं। यहाँ से जो मिक्सचर है वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से एंटर होगा, या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड, कहां से भी जाएगा तो यहाँ पे वापस मिक्स होके इस तरह से ऊपर जाएगा। Now, catalyst chamber. The compressed mixture of gases is led to the catalyst chamber. In this chamber, place pipe containing catalyst. तो pipe में catalyst होते हैं. Finely divided iron containing molybdenum, which is maintained 450 to 500 by electrical heating coil. यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया आपकी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे जगह कम है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है कॉइल। The pipe containing the catalyst is further connected to the heat exchanger. अब यहाँ पे एक और चेंबर है, ये जो गैस फॉर्म हुआ वो इस चेंबर में आएगा और ठंडा होगा। मतलब यहाँ से मैं सीधा निकाल रहा हूँ, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, मतलब कंडेंसर है और कुछ नहीं, ठंडा। यहाँ पे कूल ठंडा पानी आएगा, या तो जो भी है कोल्ड वाटर लिखा है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ये पाइपलाइन में से यहाँ पे ठंडा पानी है तो पाइपलाइन में जो गर्मी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो हीटिंग हुआ वो और ठंडा हो जाएगा, वरना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम? हॉट वाटर सर, वहां से हॉट वाटर जाएगा नहीं, वो निकल गया हॉट वाटर। ठीक, आप भी है ना। ओके, फिर यहाँ पे एक और चेंबर होती है। ठीक, यहाँ पे पानी होगा, उस चेंबर में तो पानी होगा। अरे सर आप शायद समझे नहीं। हाँ, आपने जहाँ पे कोल्ड वाटर को डाला है ना, उधर उधर हमारी बुक में हॉट वाटर को निकाला गया है। अबे आप है ना, मतलब आपको हाथ में थाली दी है और लड्डू सामने है, तो आप मुझे बोल रहे हो राइट हैंड से खाओ कि लेफ्ट हैंड से खाओ, आप जो भी हो। हाँ, वो दोनों एक ही होता है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। ठंडा पानी कहीं से भी, अरे मेरी मर्जी है, मैं ऊपर से बरसाऊंगा और क्या। अब मैं ठंडा पानी रखूंगा ही नहीं, पाइपलाइन जा रही उसके ऊपर दूसरी पाइपलाइन रखूंगा और उधर बारिश करवाऊंगा। ठीक, या तो मतलब पूरा जो भी, मतलब आप समझो। आप उनको यहाँ पे नोजल होती है, तो गैस जो भी आएगा पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ से जो एक्स्ट्रा मतलब प्रेशराइज से आएगा तो सारे की सारी गैस यहाँ से जाएगी, पक्का है। लेकिन कुछ थोड़ी सी गैस तो चेंबर में बचेगी जो अनरिएक्टेड है। ठीक, जो अनरिएक्टेड गैस भी इसमें आ गई होगी ना, वो वापस यहाँ से जा सकती है। ठीक, तो वापस यहाँ पे जाएगी, और मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड इनके साथ गए हैं वो इनको वापस यहाँ से प्रेशराइज फॉर्म में पंप किया जाएगा। ठीक, क्योंकि अमोनिया जो बनेगा वो तो डिसॉल्व हो जाएगा सीधा। नाउ कंडेंसर, उसके पहले पॉइंट नोट में कुछ लिखा है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा है। The mixture gas comes in contact with the catalyst, they react to form ammonia gas with liberation of heat energy. The yield of ammonia gas is around 60%. तो यहाँ से आपने 100 लीटर्स दोनों को मिला के गैस भेजा, उसमें से 30 हो जाएगा ना आधा, और बाकी का जो गैस बचेगा वो वापस यहाँ पे पंप किया जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा गैस है वो उनको वापस ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कंडेंसर, उसके पहले कुछ पॉइंट्स लिखे। कैटालिसिस इज हीटेड इनिशियली टू स्टार्ट द रिएक्शन, शुरू में इसको गर्म करना पड़ेगा। एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो फिर तो हीटिंग करने की जरूरत रहती नहीं है।
No further heating of the catalyst is required as the reaction is exothermic. The incoming gas in the catalyst chamber absorb heat from the outgoing gas in the heat exchanger. This warms up the incoming. तो जो गैस आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो बोला है कि इनकमिंग जो गैस है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर तो पूरा ये गर्म होगा कैटलिस्ट चेंबर, उसके अंदर एक जैसे हमारी बाहर से जो हवा है ठंडी है अंदर जाके, इस बॉन्ड का नाम मैं भूल गया हूँ, ये सबसे हाईएस्ट गर्म होता है। तो जैसे ही हम लोग ठंडी सांस लेते हैं, यहाँ का नजल चेंबर जो है पैसेज यहाँ से जो जाता है, दैट उनका मेन काम क्या है, एक तो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, दूसरा हमारी जो एयर इनहेल करते हैं उसको ह्यूमिड भी बनानी है, मतलब वाटर वेपर होनी चाहिए, और दूसरा हीट थोड़ा हॉट भी होना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच करना चाहिए। इसलिए ये जो बॉन होता है नाक का, उसका नाम इथमोइड नहीं है, एक नाम है, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है क्यों, और हाईली ब्लड सप्लाई है, तो फटाफट जो भी हवा आएगी वो गर्म होगी और हमारे लंग्स पे जाएगी। इसीलिए मुंह से सांस लेने के लिए मना बोलते हैं, क्योंकि ठंडी सांस है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स बॉडी को रहता है उनको गर्म करने में, तो नाक यहाँ से कर देता है। सेम थिंग है, जो भी हवा आएगी ठंडी आएगी वो इस चेंबर में अपने आप गर्म हो जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो आने वाली हवा एब्जॉर्ब करती है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, the rate of the inflow of the reacting gas is controlled in such a way that the temperature does not go beyond 500. इनको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है अंदर आने वाली हवा, जो टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ने ना दे और कम भी ना करने, क्योंकि ज्यादा हवा अगर आएगी तो वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो मेंटेन रखना पड़ता है। फिर कंडेंसर लिक्विफिकेशन, द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड बाय पासिंग इट थ्रू द नोजल विथ वेरी स्मॉल ओरिफिस। द अमोनिया गैस आर सडन एक्सपेंशन लिक्विफाइज बट नॉट हाइड्रोजन एंड nitrogen. Ammonia is -33, whereas that of nitrogen is -196 and hydrogen is 253. तो यहाँ पे जैसे ही देखो एक प्रोसेस होती है जिनको सडन चेंज अगर करेंगे कोई चीज का तो उसमें देयर इज अ चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अमोनिया गैस को रिलीज कर दे, यहाँ तक तो प्रेशर में है, देखो यहाँ पे कंडेंसर था, सॉरी ये कंप्रेसर था, उसके बाद यहाँ पे भी प्रेशर में है, यहाँ तक आते आते प्रेशर में थी, जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो इट गेट लिक्विफाइज, -33 पे वो लिक्विड बन जाता है। अगर उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अनरिएक्टेड है तो वो लिक्विफाइज नहीं होगा। सॉरी मैंने शायद बोला था यहाँ पे वाटर है, वाटर नहीं है, इट इज लिक्विड अमोनिया ड्यू टू द एक्सपेंशन। प्रेशराइज फॉर्म में से जैसे ही उसको रिलीज करेंगे यहाँ से तो वो लिक्विफाई हो जाता है, और टेम्परेचर रखेंगे -33 तो वो लिक्विड में मिलेगा। और नाइट्रोजन का जो लिक्विड बनने का टेम्परेचर है वो -196 है, और एक है हाइड्रोजन का है -253 सेल्सियस। तो -33 पे जो भी लिक्विड होगा वो तो अमोनिया ही होगा, बाकी जो भी गैस बचेगा उसको यहाँ पे प्रेशराइज फॉर्म में वापस भेजा जाएगा। यहाँ पे पंप कुछ होगा, यहाँ पे नहीं दिखाया गया, दिखाया है कंप्रेसर, ठीक। तो इस तरह से हमको अमोनिया मिलता है। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व 700 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया at 20 डिग्री सेल्सियस। वो तो हमको हम लोग जानते, कल ही पढ़ा था। रिसाइकलिंग ऑफ अनयूज्ड गैस, तो यहाँ पे जो भी अनयूज्ड गैस है उसको वापस पंप किया जाएगा और भेजा जाएगा बाय कंप्रेसर। इसको शॉर्ट में एक पेज में दिया है, तो हर बार आप जब एक बार तो पूरा रीड करना है, फिर हर बार जब आप इनको देखते हैं तो यही हेबर्स प्रोसेस को एक पेज में दे दिया है, तो इसको ही देखा करो। 40% of the unused mixture of nitrogen and hydrogen is decompressed and pressure decreased due to the formation and liquefaction of ammonia. The compressed gas are then recycled into the catalyst chamber. यहाँ से जैसे ही प्रेशर रिलीज किया गया तो ये अमोनिया लिक्विड बन गया। अब जो भी गैस था अनयूज 40% गैस था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 40%,
वो उनको पंप द्वारा वापस खींचा जाएगा, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया था, तो वापस उसको प्रेशराइज करके इस चैम्बर में डाला जाए। तो ये बहुत जरूरी है। कैटालिस्ट का नाम याद रखना है, फेरस आयरन पाउडर या तो फिर फेरिक ऑक्साइड। प्रोमोटर के नाम याद रखने हैं, मोलिब्डेनम ले सकते हैं विद आयरन, और फेरिक ऑक्साइड के साथ पोटेशियम ऑक्साइड 1% और 3% एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इनको इनकी जरूरत पड़ती है। ये रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वॉल्यूम घटता है। दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 60% कन्वर्ट होता है, जरा याद रख लेना। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस गैस, however it is strongly fume in moist air। मॉइस्ट एयर में वो फ्यूम मतलब धुआं प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है उनके साथ वो डिसॉल्व हो जाता है, और व्हाइट व्हाइट आपको कलरेशन दिखाएगा। द ड्रॉपलेट ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनेगा। टेस्ट स्लाइटली अल्कली है, मतलब बिटर होता है, कड़वा। शार्प पंजेंट ऑर्डर, और इनका मैंने आपको बहुत बार बोला है, पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है दैट इज ऑफ अमोनिया ओनली, क्योंकि हम लोग यूरिया तो एक्सक्रीट करते ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमोनिया भी एक्सक्रीट होता है, और सर्टेन यूरिया को भी अमोनिया बनाने वाले बैक्टीरिया उस टॉयलेट में होते ही हैं, तो वो उनको कंटिन्यूसली अमोनिया बना के रिलीज करते रहते हैं। ठीक। बर्निंग सेंसेशन, अपर नाक में जलेगा, आंख में से आंसू भी आएंगे। सॉल्युबिलिटी 1 part 700 वॉल्यूम, 1 part वाटर, 1 ml वाटर 700 ml अमोनिया को डिसॉल्व करता है। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ब्लू फाउंटेन, रेड फाउंटेन की तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? बहुत रिएक्शन के साथ सारी चीजें याद रखनी है, मैं बार बार से इसको बता रहा हूं। ठीक। हेबर्स प्रोसेस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे उसका डायग्राम भी पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है शायद, देख लेना पीछे 10 ईयर के जो पूछे हैं उसका मतलब क्वेश्चन है उसमें देख लेना, शायद एक आध बार पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन, या फिर लेबोरेटरी का पूछा हुआ। डायग्राम पूछा है वो फाइनल है, इसका नहीं पूछा है तो शायद पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली बार कहीं और पूछा होगा, वो HCl का पूछा होगा, नाइट्रिक एसिड का पूछा होगा, तो चांसेस है। फाउंटेन, ब्लू फाउंटेन जो एक्सपेरिमेंट है, उस जैसे रेड फाउंटेन था वैसे ही यहाँ पे हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ये फ्लास्क है, और यहाँ पे इनको बंद कर दिया गया है, यहाँ से कनेक्शन दिया है, और यहाँ पे रेड लिटमस है, ये यहाँ से एक नोजल रखी है, ड्रॉपर है पानी भरा हुआ। ठीक। इसके अंदर अमोनिया गैस है। ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो यहां से एक ड्रॉप 1 ml पानी यहाँ पे आया, दिस इज 1 ml वाटर H2O। आपको पता है 1 ml पानी इस चैम्बर में से 700 ml अमोनिया को एब्जॉर्ब करके वो सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहां से सोचो कि 700 ml अमोनिया चला गया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम को रिलीज करने के लिए यहाँ पे सक्शन पुल होगा, मतलब खींचा होगा, खींचा हो जाएगा। तो यहाँ से रेड लिटमस ऊपर आएगा, और रेड लिटमस जैसे ही ऊपर आएगा और ऐसे मतलब जैसे ही रेड लिटमस ऊपर आएगा तो वो अमोनिया बेसिक है, तो बेसिक के साथ रेड लिटमस क्या करता है, रेड टू क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहां से जो भी पानी उड़ेगा नोजल से वो ब्लू दिखाई देगा, दैट इज नोन एज ब्लू फाउंटेन। इसको हम लोग ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आया समझ में? वो रेड था, यहाँ कुछ चेंज नहीं है। NH3 की जगह पे क्या था, HCl। यहाँ पे रेड लिटमस की जगह पे क्या था, ब्लू लिटमस। तो वहां पे 1 ml में 450 ml एब्जॉर्ब हो जाता था,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया था तो नीचे से ब्लू लिटमस आता था। तो अभी भी इस चेंबर में तब HCl था, तो HCl के साथ ये ब्लू लिटमस आता था तो वो रेड बन जाता था। यहाँ पे उल्टा है, अमोनिया है, रेड लिटमस नीचे है। जैसे ही एक ड्रॉप यहाँ से प्रेस करोगे तो इस ड्रॉपर से पानी का ड्रॉप जाएगा। 1 ml है तो 700 ml अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे 700 ml अमोनिया घट गया गैस, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा 700 ml का। इतनी जगह कहाँ से लाए, तो नीचे से पानी उस जगह को भरने के लिए ऊपर आएगा। तो ये पानी रेड लिटमस वाला है। जैसे ही ऊपर आएगा और फाउंटेन होगा तो वो रेड लिटमस है, अमोनिया बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग इनको ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, किसी को कोई समझ में ना हो तो पूछो, वरना मैं आगे जाने देता हूँ। चलो, नहीं समझ में आया। इसमें अमोनिया गैस भरा हुआ है। हम लोग मानते हैं पानी का 1 ml 1 वॉल्यूम पानी का 700 वॉल्यूम अमोनिया को डिसॉल्व कर देता है। यहाँ से ड्रॉपर आप दबाओगे तो पानी निकलेगा यहाँ पे थोड़ा, वो मैंने उड़ा के रखा है यहाँ पे 1 ml पानी में। अब 1 ml पानी में कितना गैस डिसॉल्व हो जाएगा, 700 ml। तो इस चेंबर में तो बहुत सारा अमोनिया है, 700 ml ही नहीं है, 5-10 लीटर 15 लीटर इतना बड़ा है, या तो 5 लीटर है। उसमें से 700 ml इस पानी में डिसॉल्व हो गया। अब उस 700 ml की जगह कौन भरेगा, तो वहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ, मतलब सक्शन पूल क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम के लिए यहाँ से पानी ऊपर आ जाएगा, मतलब इस पानी में रेड वाला पानी है। तो जैसे ही वो पानी आएगा तो अभी भी वहां पे अमोनिया तो है ही, 700 ml ही कम हुआ है, तो मैं तो 5 लीटर बोल रहा हूँ। तो वो उनके साथ ये रेड लिटमस कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू बन जाएगा। आपको पता है बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट वेपर डेंसिटी, इनकी डेंसिटी 8.5 है, एयर की 14.4 है, तो 0.59 टाइम्स लाइटर। लाइटर मतलब हल्का है, इसीलिए इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में कलेक्ट किया था। हाइड्रोजन क्लोराइड को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में कलेक्ट किया था। लिक्विफिकेशन, इट इज लिक्विफाई एट द प्रेशर ऑफ 8 एटमॉस्फेयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे और 8 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मतलब प्रेशर पे ये लिक्विफाइज हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिक्विफाइज अभी हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था। तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, फिर कम कर दिया, रिलीज हुआ, मतलब यहाँ पर 200 से 900 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए था। लेकिन जैसे वो चेंबर में जाएंगे तो और प्रेशर बढ़ता था, हीट की वजह से एक्सपांड होगा, वो प्रेशर रिलीज होगा, 8 तक पहुंचेगा, उतना रखना है नोजल में। तो फिर जैसे बाहर निकलेगा तो लिक्विफाइज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट -33 है, फ्रीजिंग पॉइंट -78 है, मतलब बर्फ का गोला मिल जाएगा अगर -78 रखा तो अमोनिया का। फिजियोलॉजिकल नेचर, नॉन पॉइजनस इन नेचर। बेसिक कैरेक्टर है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक, तो जिन्होंने अमोनिया निगल मतलब स्मेल में ले लिया उनको 1% HCl दे दे तो ठीक हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने बोला था कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर किसी ने स्मेल कर लिया गलती से, उनको 1% अमोनिया का वो वाला सॉल्यूशन सुंघा दे तो ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें कंट्रोल मेनू में ध्यान रखना पड़ता है, वरना अमोनिया इनहेल किया और फिर बहुत ज्यादा HCl, तो दोनों मिलके मतलब डांस करेंगे और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों नहीं करते कि जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते तो मास्क पहन के करो तो अंदर ही नहीं जाएगा। सांस, अब उतना ऑक्सीजन तो लैब के पास तो इतना तो होता नहीं है लेबोरेटरी वाले के पास। ठीक, तो हम लोग तो आपको शायद मैंने कैलकुलेशन समझाया था कि एक सांस लेते हैं तो कितना ऑक्सीजन हम लोग अंदर इनहेल करते हैं, 300 ml के आजू बाजू। एक मिनट में 18 टाइम्स सांस लेते हैं, तो 18 3 जा काउंट करो तो वो कुछ 240
फिर 2 जीरो और 2400 लीटर ऐसा कुछ हो जाएगा, 24 लीटर ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 लीटर पर मिनट। इतना ऑक्सीजन का खर्चा कौन देगा? और मास्क पहनेंगे तो क्या होगा, सांस तो अंदर जाने ही वाली है ना, वो थोड़ी ना गैस पानी है कि कुछ इम्प्यूरिटीज है, वो तो चली जाएगी। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है। कंबस्टिबिलिटी, अमोनिया इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर, तो HCl की तरह ही इसकी प्रॉपर्टी है, कंबशन जलता भी नहीं और हेल्प भी नहीं करता। However, ammonia burns in an atmosphere of oxygen and can also be catalyst oxidized as described below. लेकिन हवा की जगह सिर्फ एक घर में, रूम में सिर्फ ऑक्सीजन हो और अमोनिया गैस को जलाओ तो जलेगा, लेकिन एयर में तो 78% तो 78% है, 78% तो 78 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो उस केस में नहीं चलेगा। सिर्फ 100% अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन भी अमोनिया भी बहुत तेजी से जलने लगेगा। एंड ऑल्सो भी कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज एज डिस्क्राइब बिलो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है। सेटअप apparatus as shown in the figure, एक फिगर दी है, पिक्चर दिया है यहाँ पे कॉटन है ये, यहाँ पे ये अमोनिया गैस लाने के लिए एक पाइपलाइन रखी गई है जिसमें से अमोनिया जाएगा, और एक दूसरी पाइपलाइन है ऑक्सीजन वाली जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो यहाँ से अगर उनको दिया स्लीव लगाओगे तो यहाँ से चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके, ये कॉटन है मतलब इसमें से हवा जाएगी तो यहाँ पे ज्यादातर ऑक्सीजन ही गया होगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमोनिया जलने लगेगा। ठीक, रिएक्शन क्या होगी? अमोनिया है, 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3, 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन गैस मिलेगा और वाटर वेपर मिलेगी, मतलब कंबशन रिएक्शन ही हो रही है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये प्रोसेस है, मैं जरा रीड कर रहा हूँ। सेटअप इज ऑपरेटर ओनली पास अमोनिया गैस, यहाँ से सिर्फ अमोनिया गैस जाने दो और इसको जलाओ तो नहीं चलेगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी जाने दो, तो यहाँ इतने में ऑक्सीजन ही भरा हुआ होगा, एटमॉस्फेयर का कुछ नहीं होगा, हवा में है लेकिन यहाँ से प्रेशराइज फॉर्म में ऑक्सीजन जाएगा तो इतने पार्ट में ऑक्सीजन ही होगा और ऊपर आ रहा होगा। अब जलाओ तो ये जलने लगेगा। येलोविश फ्लेम, याद रखना, येलो फ्लेम के साथ ये जलेगा। दूसरा है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाना है, लेकिन कैटालिस्ट, हाँ कॉटन क्यों रखा? कॉटन वैसे ही और कुछ नहीं, ऐसे एटमॉस्फेयर पूरा बनाना है। अगर यहाँ पे कॉटन नहीं रखते तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? यहाँ से सीधा चला जाता ना, यहाँ पे कांटेक्ट में भी कम आता। तो कॉटन रखा है तो उसका मतलब है पहले तो ये भर जाएगा पूरा चेंबर और फिर धीरे धीरे सब जगह से ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत सिंपल, लेकिन आपको ये रिएक्शन याद रखना है और ये भी याद रखना है कि अमोनिया ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में जलेगा, एयर के एटमॉस्फेयर में नहीं जलेगा, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, सिर्फ 21% 21% ऑक्सीजन है। अगर 100% ऑक्सीजन है तो मतलब जलेगा अमोनिया। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब एक उनका फ्लास्क लेते हैं हम लोग, प्लेटिनियम रखते हैं,
यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोड भी रखते हैं और यहाँ पे कुछ प्लेटिनियम रख देते, चलो कैटालिस्ट, और यहाँ प्लस और माइनस, मतलब ये चार्जेस वाला है। और इस यहाँ से आप सोचो कि यहाँ से हम लोगों ने अमोनिया को एंटर करवाया, अमोनिया एंड ऑक्सीजन दोनों को एंटर करवाया। इस साइड से आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। वो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस एक्सपेरिमेंट में पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्लेटिनियम फिलामेंट, तो फिलामेंट भी प्लेटिनियम की रखी है, तो कैटलिस्ट अलग से रखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब आप जानते हो वो बल्ब में, पुराने बल्ब में आता था वो सर्कल 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 है, मतलब ये वायरिंग है वो प्लेटिनियम का बना हुआ, और दोनों साइड हम लोगों ने बैटरीज लगा दी, और पॉजिटिव नेगेटिव कितना रखना है पता नहीं दिया है। पास अ मिक्सचर ऑफ कितना वोल्ट देना वो नहीं लिखा, चलो जो भी दिया हो, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना पड़ेगा। तो ये फिलामेंट है वो प्लेटिनियम की होगी, यहाँ से अमोनिया और ऑक्सीजन को डाला जाएगा, वो जब इस प्लेटिनियम के कांटेक्ट में आएगा और टेम्परेचर 900 है, देखो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर सीन, यहाँ से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, धुआं निकलेगा, वो फ्यूम्स जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, तो एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये वाली NH3 अमोनिया है, ऑक्सीजन है और प्लेटिनियम और 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सॉरी 9000, और इलेक्ट्रिसिटी के, तो जो भी बनेगा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ठीक। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, NO इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब और पानी भी बनेगा, तो ये यहाँ पे बन गया होगा ये वाला गैस, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन भी होगा थोड़ा बहुत, तो उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, 4 नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके, या तो 2 ले लो, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। Stop the passage of electric current by the continuous passing mixture of ammonia and oxygen. The platinum filament continues glowing. Reddish brown fumes. The reaction between ammonia and oxygen. Exothermic. थोड़ी देर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर हमको कितना करना है 9000, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर छोड़ देना है, फिर यहाँ से बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना। क्यों? क्योंकि जब भी ये अंदर जाएंगे जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक है, तो बहुत हीट, ये खुद ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, तो इस चेंबर का टेम्परेचर और प्लेटिनियम की जो स्ट्रिप है उनका टेम्परेचर 9000 रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, और फिर वो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा। तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाया था। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप जानते हो, हम लोग वो पुरानी वाली भी मतलब नई वाली डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्या था? ऑयल रिग, याद है ना? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली भी है, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करवाया जाता है। पहले में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में उसको जलाया गया है, तो वो ऑक्सीजन में जला और उन्होंने नाइट्रोजन गैस को रिलीज किया था, और वो येलो फ्लेम थी। यहाँ पे कैटालिस्ट हम लोगों ने प्लेटिनियम इस्तेमाल किया है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी रखा है, 9000 टेम्परेचर रखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे ही ये कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन एक बार स्टार्ट होगी तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। Now reducing properties of ammonia gas, reduction of chlorine gas.
when chlorine gas is in excess as compared to ammonia, the ammonia reduces chlorine to hydrochloric acid and yellow explosive liquid nitrogen trichloride is formed. और ये भी बोर्ड में पूछी हुई रिएक्शन है, मतलब सारी रिएक्शन ज्यादातर इस लेसन में तो है ही है, तो इनको याद रखनी ही पड़ेगी कैसे भी करके। भाई हु कैन डू एनीथिंग, रोज रिवाइज करो या घटा मार लो, कुछ बना लो, कुछ भी। अमोनिया और क्लोरीन गैस, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अमोनिया के कंपैरिजन में क्लोरीन गैस ज्यादा रखना है। तो आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड दैट इज NCl3। ठीक, ये 3 मिला, ये 2 मिला, हो गया बैलेंस। बैलेंस नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे, बैलेंस हो गया। When ammonia gas is in excess as compared to chlorine gas, initially it react to form hydrogen chloride gas and nitrogen gas. Thus chlorine is reduced to hydrogen chloride gas. अगर अमोनिया ज्यादा रखेंगे और क्लोरीन कम रखेंगे, ठीक, यहाँ पे क्या था, अमोनिया कम है, क्लोरीन ज्यादा है, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिला। अगर अमोनिया गैस एक्सेस मतलब एक्सेस में लेंगे, ज्यादा लेंगे जो क्लोरीन से, तो इनिशियली ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया हम लोगों ने ज्यादा लिया, 3 क्लोरीन गैस लिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, कितना है 6HCl, और नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। शुरू में थोड़ा ये चलेगा, उसके बाद फर्दर अगर हाइड्रोजन क्लोराइड फर्दर रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये इनके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग उनको लिखेंगे, ये तो बैलेंस करने के लिए रखा है, और हमको मिलेगा 6NH4Cl, तो अंत में ये फॉर्म हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। वापस एक बार बोल रहा हूँ, अमोनिया का क्लोरीन के साथ सर उधर 8NH3 है और 3Cl है, मतलब वो दोनों रिएक्शन को अगर एडिशन करते हैं तो अमोनिया कम लिया है, क्लोरीन ज्यादा लिया है, तो HCl गैस फॉर्म होगा और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। अब हम लोगों ने अमोनिया थोड़ा ज्यादा लिया है और क्लोरीन भी लिया है, या इसके कंपैरिजन में ज्यादा लिया है, इसके कंपैरिजन में नहीं, मतलब क्लोरीन से ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो लिया था उससे ज्यादा ये कर दिया, डबल कर दिया, तो हमको शुरू में HCl मिलेगा और नाइट्रोजन गैस मिलेगा। जो HCl फॉर्म हुआ है फर्दर वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया जो भी है उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो HCl और अमोनिया रिएक्ट करके हमको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, एक्सपेरिमेंट दिया है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इनका याद रखना है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट अमोनिया है, तो वो दिमाग में रखना कि अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है। और वो 5 हम लोगों ने जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, ठीक, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। reduces oxide of less active metals such as copper oxide, lead oxide, तो ये क्या करेगा पता है, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट करेगा तो इनका जो मतलब यहाँ पे रिएक्शन ये है, यस, कॉपर को अलग कर देगा प्लस पानी बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा, ठीक, तो ये उसके पास से ऑक्सीजन को हटाता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीजन को हटाता है उसको रिड्यूसिंग, ये तो आप जानते हो, या तो हाइड्रोजन को ऐड करना या तो ऑक्सीजन को हटाना, दोनों भी रिडक्शन ही होता है। यहाँ पे एक सेटअप दिया है, ये सेटअप एक बार पूछा हुआ है, पता नहीं,
ये पूछा नहीं, बोर्ड में नहीं है, ऐसे ही पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो इनका जो रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड होता है उनको यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट में। सब सो गए हो कि जग रहे हो? आई थिंक सो। मतलब अमोनिया के केमिकल रिएक्शन में आप भी डूब मत जाना, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं करना है, अमोनिया का करना है, ठीक है? क्योंकि वरना ये हैवी मतलब खाना जैसा हम लोग हैवी खाते हैं उसके बाद फिर बैठते भी नहीं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बहुत हैवी खाना खाया है, फॉर एग्जाम्पल आप रबड़ी खाई, या तो जिनको श्रीखंड पसंद है वो खाया, या तो जिनको लड्डू पसंद है, अगर बचपन में वो छोटे भीम देखकर लड्डू खाया करते थे, तो आज भी अगर आपको ऐसा है कि मैं छोटा भीम ही हूँ, तो शायद लड्डू घी वाले होने चाहिए, वो बूंदी बूंदी के नहीं, जिन्हें आपने मोतिया कहे ना, मोतिया लाडू, हाँ वो, या फिर हैवी जो भी है, मतलब जिसमें दूध पाक, आप सब लोग दूध पाक जैसे हो, ऐसा मतलब बोलेंगे तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, ठीक है? तो हैवी जब खाना खाते हैं उसके बाद बैठा नहीं जाता है, मतलब सोना ही है। वैसे ये रिएक्शन चल रही है और वो भी अमोनिया का रिडक्शन रिएक्शन चल रहा है, तो मतलब मैं जानता हूं कि शायद झोले आ रहे हो या मतलब झपकी ले रहे होंगे, तो पानी का ग्लास बाजू में रखना, धीरे धीरे मोबाइल पे मत छिड़कना, अपने आंखों में छिड़कना ताकि नींद चली जाए, ठीक? वरना के लिए मोबाइल को नींद आ रही है तो शायद आप भी पानी पिलाते होंगे मोबाइल को, ठीक? पानी वानी पिलाया करो उनको, कभी कभी बहुत ज्यादा उनको प्यास लगती है तो उनको बकेट में डुबा के ठीक पिला देना, थोड़ी देर रखो फिर बाहर निकालो, और क्या, ठीक? कुछ नहीं बोलेंगे, पता नहीं इतना गहरा नींद कराना होगा, पता नहीं, चलो जो भी। यहां से अमोनिया गैस, यहाँ पे लीड ऑक्साइड, मतलब बहुत अच्छी डायग्राम भी अच्छी ऐसी बनाई है उन्होंने, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रखा है, खाने का जैसे रखा हो ऐसा ही रखा है, यहाँ पे लीड ऑक्साइड। सर वो दूसरे क्रूसिबल में कॉपर ऑक्साइड रखो तो सही। तो खाली रखा है मैंने इसको। खाली था। वैसे मैंने यहाँ पे लीड ऑक्साइड लिखा, तो मैं अभी ऐसे लिखना था, ऐसे लिख रहा था, मतलब मुझे भी नींद आ रही है ऐसा लग रहा है आपसे, मतलब सलाह मशवरा क्या बोलते हैं उनको। उसके बाद यहाँ पे एक यू शेप की स्वामीनारायण भगवान तिलक जो, ठीक, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से जो भी प्रोड्यूस होगा वो इसमें आ जाएगा। इनको यहाँ पे ठंडे पानी में डुबाया जाएगा, मतलब इनको भी माघ स्नान करवाया जाता है। आप शायद माघ स्नान जानते हो, किसी को पता है माघ हाँ। स्नान? गोला रख देते हैं बाहर और पानी भर देते हैं रात को, फिर सुबह में उस गोले के पानी से नहाना है, ठीक? कितना पानी ठंडा होता है सर वो? बहुत मजा आता है, एक बार नहा लो तो फिर आपको कभी बुखार नहीं आएगा। 1 महीना ही होता है ना नहाने के, पूरे हाँ 1 महीने। कभी बुखार नहीं आएगा, पक्का। अगर नहाना है तो ठंडे पानी से ही नहाया करते हैं, वरना गर्म पानी से तो कौवे भी नहाते हैं। चलो कुछ सेटअप्स यहाँ पे ऐसा रखा है, और पता नहीं ये कैसा सेटअप बनाया है, कैसे बनाया होगा मुझे नहीं पता। बहुत इजी सेटअप रखा ना, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से वहां से यहाँ। चलो एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है आपको, सेटअप में जैसे ही यहाँ पे गर्म करना है इनको, थोड़ी देर इसको गर्म करना है, फिर इसको गर्म करना है, ऐसा कुछ होता है बारी बारी से। शायद हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ से ड्राई अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक?
तो जैसे ही अंदर जाएगा लीड ऑक्साइड और क्या था, मुझे नहीं बोला, स्मॉल क्रूसिबल जिसमें लीड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है। अब होगा क्या, जैसे अमोनिया यहाँ से पास होगा तो ये दोनों रेड हॉट करना है, थोड़ी देर इसको गर्म करके रेड हॉट हो जाए तो फिर इसको गर्म करना है, तो बारी बारी से शायद होता है। जैसे ही अमोनिया इसके ऊपर से पास होगा तो डिसोसिएट होगा, सॉरी कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर, वाटर और नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे होगा और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में कलेक्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बढ़ जाएगा तो ये पानी को धक्का देगा, पानी नीचे जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, या तो यहाँ से जो भी गैस निकलेगा वो गर्म ही निकलेगा, तो उसको ठंडा करना, नाइट्रोजन जो भी होगा उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे कोल्ड रखा है। Yellowish brown color of lead oxide gradually changes to shining metallic gray mercury। जो येलोइश ब्राउन कलर था लीड ऑक्साइड का वो धीरे धीरे मेटालिक ग्रे हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड मेटल, लीड मेटल बन जाएगा और ये कॉपर बन जाएगा। सेकेंड, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ग्रेजुअली चेंज टू मेटालिक रेडिश ब्राउन टू फॉर्म द कॉपर मेटल। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से भी ऑक्सीजन चला गया, तो दोनों आपको मिला जो मतलब लीड ऑक्साइड में से लीड मिला, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर, बाकी ऑक्सीजन चला गया अमोनिया के साथ। A colorless liquid condenses in U tube. This liquid on testing with anhydrous copper sulfate, white in color, changes to blue color. These prove that colorless liquid is water. मतलब यहाँ पे जो बना वो वाटर है, कलरलेस लिक्विड बनेगा इस ट्यूब में। यहाँ पे इस ट्यूब में थोड़ा पानी मतलब ठंडा करने की वजह से यहाँ पे पानी, इसको टेस्ट किया, वाटर का टेस्ट किए कि ये वाटर है क्या, कौन सा लिक्विड है। वो टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने देखा अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट इन कलर था वो ब्लू हो जाता है क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करके ब्लू में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये कलरलेस जो लिक्विड यहाँ पे ट्यूब में कलेक्ट हुआ है ठंडा करने के बाद वो है पानी, और जो गैस था वो तो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचेगा। A colorless gas is collected in the jar, no smell, a burning wooden flint goes off, does not turn lime water milky। तो वो कलरलेस गैस है, जलती हुई दिया स्लिप बुझ जाती है इसमें, और ये मिल्क सॉरी वो जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला पानी ना, चूने का पानी, लाइम वाटर को मिल्की नहीं करता है, मतलब मिल्की किया होता तो क्या होता वो कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा एक था कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही मिल्की वाला, एक और भी आता है जो मिल्की कर देता है, आई थिंक सो इट इज शायद नाइट्रस ऑक्साइड का ऐसा कुछ है। तो ये however a burning magnesium strip continues burning in it to form a pale yellow powder। लेकिन ये कलरलेस गैस में मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाएंगे तो पेल येलो पाउडर मिलेगा। दिस पाउडर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द वाटर गिव्स ऑफ अ गैस व्हिच स्मेल लाइक अमोनिया। दिस गैस इवॉल्व ड्यूरिंग रिडक्शन इज नाइट्रोजन। तो ये तो नाइट्रोजन की रिएक्शन है। जो गैस है उनका मैग्नीशियम के मतलब मैग्नीशियम स्ट्रिप यहाँ पे जलाएंगे तो पेल येलो कलर का पाउडर मिलेगा। दिस पाउडर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द वाटर, पानी के साथ वो कांटेक्ट में आएगा तो अमोनिया जैसा स्मेल देगा। तो गैस जो इवॉल्व हुआ है वो नाइट्रोजन है। तो इसमें वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा ना? यस यस। बाकी इसमें अब रिएक्टेंट साइड पे तो कोई भी नाइट्रोजन हम दे नहीं रहे हैं, या तो नाइट्रोजन का कोई सोर्स नहीं है। हाँ इसीलिए उसके बाद रिएक्शन दोनों लिखी गई है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है। चाहे कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, मतलब लोअर कैटेगरी के, हाई कैटेगरी के नहीं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाले उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, थोड़ा कम रिड्यूसिंग एजेंट, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। इसलिए जो लो मेटल सीरीज में जो हल्के से ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, नीचे सीरीज में जो है जो ऑक्सीजन को हल्का सा पकड़ के रखते हैं
कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है शायद, कैल्शियम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉरी नो। ठीक, तो वो 3rd रैंक पे आता है सर वो। उसको नहीं, तो ये ऑक्सीजन को अमोनिया हटा देता है, तो यहाँ पे आपको लीड और कॉपर मिलेगा। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर है। वैसे तो इनका जो नेचर है गैसियस फॉर्म में है, तो गैस के फॉर्म में बेसिक नेचर कैसे है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। आप जानते हो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो अमोनिया हाइड्रोजन के साथ तो स्लाइटली हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अमोनिया पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि नेगेटिविटी और उनका जो साइज है मॉलिक्यूल का वो थोड़ा डिफरेंट है, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिटवीन दिस शेयरिंग एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो भी टुवर्ड्स द नाइट्रोजन चला जाता है, ड्यू टू द नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच मोर, ताकत उसकी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, हम लोगों ने पढ़े हैं सब। परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस और लिक्विफाइड अमोनिया इज न्यूट्रल टुवर्ड्स ड्राई लिटमस पेपर। एकदम ड्राई है या तो लिक्विड अमोनिया न्यूट्रल होंगे, क्योंकि जो ड्राई गैस में तो कोई, फॉर एग्जांपल ये लिटमस पेपर रखो और पूरा एटमॉस्फेयर अमोनिया का बना दूं तो दोनों ड्राई है, तो कांटेक्ट अगर मॉइस्ट रखूंगा तो हो सकता है, तो दोनों केस में न्यूट्रल है। ड्राई केस की बात करें और लिक्विड फॉर्म में भी न्यूट्रल है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे मतलब पानी में अमोनिया डिसॉल्व करवाओगे तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्योंकि आप जानते हो NH3 और वाटर H2O, तो आपको पता है NH4OH बन जाता है, तो पानी में ये तो ये बेसिक हो ही जाता है। A saturated solution of ammonia in water is called liquor ammonia. Saturated solution मतलब मैक्सिमम जितना अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व करवाना, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी में नमक डालते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे भी अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करवाते ही जाना है जितना हो सके उतना, लेकिन आप याद रहे कि 1-2 ml ही पानी लो तो 700 ml तक डिसॉल्व हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक, वरना तो अगर आपने एक पूरी टंकी भर के लिया तो फिर 6 महीने 5 महीने अमोनिया प्रोड्यूस करते जाओ सारा डिसॉल्व होता ही जाएगा। ठीक, तो उसको हम लोग लिक्वर अमोनिया कहते हैं और अमोनिया फोर्टिस भी कहते हैं। इट इज हैव a relatively density of 0.88 and is prepared by passing ammonia gas through water till it stop dissolving। जब तक वो अमोनिया को डिसॉल्व करना बंद नहीं करता है तब तक हम लोग अमोनिया उस पानी में सप्लाई करते ही रहेंगे, तो ए सॉल्यूशन हमको मिलेगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बिहेव्स लाइक वीक बेस। पानी में एक्वा सॉल्यूशन, पानी में अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वो वीक बेस है। हमको पता है 2 ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, NaOH एंड KOH। 2 के अलावा बाकी सारे जितने भी बेस है वो वीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग किसको कहते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स मैंने बेस के डाले पानी में, अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं 30 से ज्यादा 30% ऑफ द मॉलिक्यूल और मोर देन 30%, अगर पानी में डिसोसिएट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाते हैं तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कहता हूं। हम लोग पढ़े अल्कलीज वाले में, तो ये सेम चीजें हैं। ठीक, तो ये मतलब सोडियम हाइड्रो स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ 3 ही है ना? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, सल्फ्यूरिक और कार्बोनिक। कार्बोनिक नहीं है, HCl H2SO4 हाँ, नाइट्रिक बराबर। ठीक, बाकी सारे एसिड, इनको मिनरल एसिड भी हम लोगों ने बोला था, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर उनको 1 बूंद पानी मतलब 1 गिलास पानी लिया उसमें 1 बूंद HCl डाला तो भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेंगे। है डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वाला डिफरेंट है।
स्ट्रॉन्गनेस की बात करें हम लोग 100 एक ड्रॉप में अगर 100 मॉलिक्यूल HCl के हैं तो आपको 30% से ज्यादा, मतलब आप ऐसा सोचो 100%, 100 H+ आयन मिलेंगे, 100 Cl- आयन मिलेंगे। ठीक, तो स्ट्रॉन्गनेस और डाइल्यूट वाला वो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। चलो, वीक बेस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको पानी में है तो आपको पता है अमोनियम आयन और NH4+ OH-, तो OH- जो होगा वो वीक बेस कहलाएगा। और आपको पता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता, अभी हम लोगों ने ब्लू फाउंटेन देखा। फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन को पिंक कर देगा और टर्मरिक सॉल्यूशन को ब्राउन कर देगा। ठीक, हल्दी का जो सॉल्यूशन है उसको रेड मतलब ब्राउन जैसा। आपने मैंने एसिड बेस बताते वक्त ये बताया था आपको, हल्दी वाला। टर्मरिक का जो सिर्फ बेस है कि नहीं, तो मैंने दोनों का हम लोगों ने कंसिडर किया था कि हल्दी वाला, वो टर्मरिक वाला वो रुमाल करके फिर वो साबुन घिसने का ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ो तो फिर वापस वो हो जाएगा। ठीक, तो उनको इस तरह से इस्तेमाल, मतलब तो रुमाल खराब हो जाएगा इसलिए इस्तेमाल मत करना, या तो फेंक देना है तो करो कुछ। ठीक, या तो फिर पूरा व्हाइट शर्ट हो तो उनको दाल जो पकाते हैं उसमें डाल दो और पीला हो जाएगा, फिर आपको साबुन के पानी में डाल के फिर बाहर निकाल दो तो रेड हो जाएगा, मतलब कलर चेंज करना है। ठीक, कलर का बहुत आजकल चल रहा है तुम्हें। ओके, चलो। अमोनिया गैस और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो अमोनिया गैस या तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा, या तो अमोनिया गैस या तो पानी में। तो मैं ऐसा लिखता हूं NH4OH का रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाता हूं तो NH4Cl का सॉल्ट मिला और पानी मिला, खत्म। बेस एसिड बेस या बेस एसिड बोलो तो भी, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे दोनों रिएक्शन दी है। अमोनियम नाइट्रेट, सिर्फ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो सिर्फ सॉल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया रिएक्ट करवाऊं मैं H2SO4 तो आपको NH4 ट्वाइस, ठीक, और SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता, वो याद रखना है। ठीक, वरना हमेशा आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये अमोनिया सल्फेट के साथ, लेकिन ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, अमोनियम आयन बनाएंगे NH4+। वो दो प्लस होंगे तो ये दो माइनस है, तो फिर दोनों का कंबाइनेशन तो सॉल्ट बनाएगा। एक्वस अमोनिया जो है एज ए एनालिटिक टूल इस्तेमाल करते हैं। एनालिटिक मतलब कुछ चेक करने के लिए। All soluble salt of metal except of salt of sodium and potassium react with aqueous ammonium solution to form their respective insoluble hydroxide and ammonium salt। तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल जितने भी मेटल सॉल्ट हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट को छोड़ के सारे एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं मेटल, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। इनका रिएक्शन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये दो चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा, मतलब सॉलिड मिलेगा, बाकी जो भी है वो अलग चीज है। तो ये जो रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलता है, ठीक,
तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सॉल्ट। तो ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होगा, और दूसरा अमोनियम सॉल्ट तो कोई भी हो सकता है, क्लोरीन है तो क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है, यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो टेस्टिंग द insoluble metal hydroxide which differs in color, solubility in excess of ammonia. The insoluble metal hydroxide which differ in color, solubility in excess of ammonium hydroxide help to identify the metal salt. Thus ammonium hydroxide is a good analytical tools in identifying metals ion. इनको हम लोग पढ़ेंगे, ये जो टेस्ट है, ये वाली चीज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक वाला जो पढ़ेंगे, पीछे वाला लास्ट चैप्टर है वो। अभी आपका तो चल ही गया है, शायद मैंने बाकी रखा है। ठीक, तो हम लोग ये खत्म करते हैं, जल्दी से उधर शिफ्ट करें। अगर तो ये सॉल्ट है, फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया हम लोग डालेंगे। इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ज्यादा डालते जाएंगे तो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसको इससे पता चलेगा कि मेटल आयंस हैं, कटायंस। ठीक, पीछे वाली जो पूरा टेबल है, रट्टा मारना है तो रट्टा मारो, याद रखना है तो याद रखो, लेकिन याद रखना है, कंपलसरी याद रखना है। ये वहां पे आएंगे जो हम लोग मैं बात कर रहा हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहां पे ये आने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रोकते हैं। दीप, तू मुझे है ना शाम को 6 साढ़े 6 के बाद फोन करना, वो डाउट के लिए। ठीक, ओके, 6 साढ़े 6 के बाद, मतलब 6 बजे के बाद ही करना, 6:15 के बाद, 6:15 के बाद। ठीक, और किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बोलो, लेकिन पर्सनली कॉल मी। ये जो टेबल कल हम लोग पढ़ेंगे, इनको आप भी एक बार पढ़ लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम लोग समझेंगे, अभी तो नहीं समझेंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम लोग लास्ट चैप्टर है उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिक्स है, उनको हम लोग जानेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, फिर कल तो शायद अमोनिया हो ही जाएगा, कल नहीं मंडे को, फिर नाइट्रिक एसिड। यस, कल 3 o'clock और 2:45 मंडे को। ठीक, सर वो केमिकल एनालिसिस आता है ना, हाँ, मतलब वो कोई भी लिविंग टिश्यू को लेकर उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालकर फिल्ट्रेशन करते हैं, उसे कोई क्या कहते हैं? वो है ना ऑर्गेनिक मैटर, इसका कुछ नाम है। नहीं, मतलब माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने की वो प्रोसेस है। हाँ, वो मतलब वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनको, तो अभी से 11th में आती है ना। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में आएगी। मस्त प्रोसेस है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालते हैं ना उसमें, Cl3COCOH। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग करना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग चीजें हैं, लिपिड है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत चीजें हैं। केमिस्ट्री में आता है 12th में, बायोलॉजी में आता है थोड़ा बहुत। चलो।